से सुबह सुबह हम निकल चुके थे। इस बार हम 5 दोस्त थे और शायद यही इस सफर की सबसे अच्छी बात थी। गाड़ी में म्यूजिक चल रहा था, कभी गाने, कभी मस्ती और कभी बस अगले 2 दिनों की बातें। पता ही नहीं चला कि कब मुंबई पीछे छूट गया। हमारा प्लान था सीधे मांगी तुंगी पहुंचना, लेकिन हर ट्रिप की तरह इस बार भी रास्ते ने हमारे लिए कुछ और ही प्लान कर रखा था। रास्ते में एक खूबसूरत सी लेक दिखी और हमने सोचा 2 मिनट रुकने में क्या ही जाता है। बस फिर गाड़ी साइड में लगाई और कुछ देर वहीं रुक गए। जगह इतनी शांत थी कि आगे बढ़ने की जल्दी ही नहीं हो रही थी। फिर सोचा ऊपर से ये जगह कैसी दिखती है, एक बार देखा जाए। तो हमने ड्रोन उड़ाया और जैसे ही ड्रोन ऊपर पहुंचा तभी पता चला कि लेक के बीच एक छोटा सा आइलैंड भी है जो नीचे से बिल्कुल दिखाई नहीं देता। लेकिन यहीं हो गई एक छोटी सी गड़बड़। हमारे कैमरामैन मिस्टर भावेश ड्रोन उड़ाने की जल्दी में रिकॉर्डिंग चालू करना ही भूल गए, तो वही शॉट हमें दोबारा लेना पड़ा। वैसे ऐसी छोटी छोटी गलतियां ही बाद में ट्रिप की सबसे अच्छी यादें बन जाती हैं। वैसे तो हमारा प्लान था कि आज मांगी तुंगी के बेस विलेज तक पहुंचेंगे और अगले दिन ट्रैक करेंगे, लेकिन तभी मैंने कहा क्यों न त्र्यंबकेश्वर चलते हैं, और बस यहीं से इस सफर ने एक नया मोड़ ले लिया। इतना सुनते ही हमारे दोस्त वीरल ने एक और आइडिया दे दिया। जब त्र्यंबकेश्वर आ ही गए हैं तो ब्रह्मगिरी का ट्रैक भी कर लेते हैं। बस फिर क्या, वीरल साथ हो और रास्ते में कोई नया प्लान ना बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। देखते ही देखते हमारा पूरा प्लान बदल चुका था। अब पहले ब्रह्मगिरी ट्रैक, फिर त्र्यंबकेश्वर के दर्शन और उसके बाद मांगी तुंगी की तरफ सफर जारी रखना था। रोड ट्रिप्स की यही तो सबसे अच्छी बात होती है। कभी कभी ऑन द स्पॉट बने प्लान ही पूरे सफर को और यादगार बना देते हैं। कुछ ही देर में हम त्र्यंबकेश्वर पहुंच गए। ब्रह्मगिरी ट्रैक के लिए यहीं से आगे जाना होता है। ऊपर जाने वाला रोड काफी स्टीप था, इसलिए हमने अपनी गाड़ी नीचे ही पार्क कर दी और वहां से एक लोकल ऑटो करके बेस तक निकल पड़े। ऑटो वाले भैया यहीं के रहने वाले थे। कुछ ही मिनटों में हम ब्रह्मगिरी ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच चुके थे। यहीं से ब्रह्मगिरी ट्रैक शुरू होता है। हालांकि हमने ट्रैक लगभग दोपहर 12 बजे शुरू किया था। धूप तो अच्छी खासी थी, लेकिन मौसम में हल्की ठंडक होने की वजह से ज्यादा गर्मी महसूस नहीं हो रही थी। मैं इस ट्रैक पर पहले भी आ चुकी थी, लेकिन इस बार मेरे साथ 4 और दोस्त थे जो पहली बार ब्रह्मगिरी ट्रैक कर रहे थे। ट्रैक शुरू करने से पहले ही हमें बता दिया गया था कि रास्ते में काफी बंदर मिलेंगे, और सच कहूँ इतने सारे बंदर मैंने आज तक किसी और ट्रैक पर नहीं देखे थे। इसलिए अगर आप अपने साथ कुछ खाने का सामान लेकर जा रहे हैं तो उसे अच्छी तरह बैग के अंदर ही रखें। इस ट्रैक की एक अच्छी बात यह भी है कि लगभग पूरे रास्ते पर रेलिंग लगी हुई है, जिससे चढ़ाई करना काफी आसान हो जाता है, और अगर सामने से कोई नीचे आ रहा हो तो भी आराम से निकला जा सकता है। मेरे पास तो पहले से ही मेरी ट्रैकिंग पोल थी, लेकिन मैंने देखा काफी लोगों ने नीचे से लकड़ी भी ली थी। कुछ लोग उससे ट्रैकिंग के लिए सपोर्ट की तरह इस्तेमाल कर रहे थे और कुछ बंदरों से थोड़ी दूरी बनाए रखने के लिए। एक बात का जरूर ध्यान रखें, इस ट्रैक का ज्यादातर हिस्सा सीढ़ियों वाला है और ऊपर तक पानी की कोई सुविधा नहीं है, इसलिए अपने साथ पानी जरूर लेकर आइए। धीरे धीरे हम ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे थे। अब हमें वो छोटी साफ दिखाई दे रही थी जहां तक हमें पहुंचना था। यहीं से गोदावरी नदी की शुरुआत मानी जाती है और आगे चलकर यही नदी महाराष्ट्र की सबसे लंबी नदी बन जाती है। मैं कई साल पहले भी यहाँ आई थी, लेकिन इस बार यहाँ आकर काफी बदलाव दिखाई दिए। मुझे आज भी याद है जब मैं पहली बार यहाँ आई थी तब यहाँ इतनी भीड़ नहीं थी, और आखिरकार हम ब्रह्मगिरी की चोटी पर पहुंच गए। सच कहूँ, ऊपर पहुंचकर जो नजारा देखा वो हमारी उम्मीद से भी ज्यादा खूबसूरत था। चारों तरफ खुला हुआ व्यू और दूर दूर तक फैली हुई पहाड़ों की कतारें। दोस्तों, अभी जहाँ मैं खड़ी हूँ वहाँ से हमें थोड़ा सा नीचे जाना है। यहाँ पे ये गोदावरी की नदी का उद्गम स्थान है और यहाँ से हमें यहाँ जाना है जो ये जटा मंदिर है।
दिया गोदावरी प्रसन्न किया। 3 पेड़ गुलाल के बीच चिपटो, गुलाल ना जड़ में चिपटो। ये वाला 1, ये वाला 2 और 3, तीनों पेड़ों से गंगा का जन्म लेना पड़ा। यहाँ से इकट्ठा होके अभी नीचे मंदिर में गया। मंदिर से आगे जटा पे, गंगा द्वार में, उस ओर तक कुंड पे। ऊपर से देखने पर ब्रह्मगिरी की भव्यता का असली एहसास होता है। यहाँ से चारों तरफ दूर दूर तक फैली हुई पर्वत श्रृंखलाएं और उनके बीच गहरी घाटियां इस जगह को और भी खास बना देती हैं। नीचे दिखाई देता ये संकरा रास्ता, यहीं से होकर हम अभी ऊपर तक पहुंचे थे। दूर से देखने पर यह रास्ता कितना छोटा लगता है, लेकिन इस पर चलने का अनुभव बिल्कुल अलग होता है। ऊपर खड़े लोग इस विशाल पहाड़ के सामने कितने छोटे नजर आते हैं। तभी एहसास होता है कि प्रकृति के सामने हम कितने छोटे हैं। ऊपर से देखने पर पता चलता है कि हम कितनी ऊंचाई तक पहुंच चुके थे। जटा मंदिर की तरफ जाते हुए रास्ते में एक खूबसूरत व्यू पॉइंट मिला और यहाँ से दिखने वाला नजारा सच में रुकने लायक था। दूर तक फैली हुई घाटियां, बीच में दिखती ये झील और चारों तरफ पर्वत श्रृंखलाएं इस जगह की खूबसूरती को और बढ़ा रही थी। हमने भी कुछ देर यहीं रुककर इन नजारों का आनंद लिया। इसके बाद हम आगे बढ़े जटा मंदिर की ओर। इसके बाद हम पहुंच गए जटा मंदिर। ब्रह्मगिरी की चोटी पर स्थित यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। मान्यता है कि गोदावरी नदी भगवान शिव की जटाओं से प्रकट हुई थी। इसी वजह से इस मंदिर का नाम जटा मंदिर पड़ा। मंदिर के अंदर चट्टानों पर भगवान शिव की जटाओं के निशान भी दिखाए जाते हैं। दर्शन करने के बाद अब हमारी नजर थी आगे जाने वाले उस संकरे रास्ते पर। दूर से ही वो रास्ता काफी रोमांचक लग रहा था और अब हम उसी तरफ बढ़ रहे थे। थोड़ा आगे बढ़ने पर सामने दुर्ग भंडार फोर्ट दिखाई देने लगा। यहाँ से उस फोर्ट तक पैदल जाया जा सकता है, लेकिन समय की कमी की वजह से हम वहां नहीं जा सके। इसलिए हमने दुर्ग भंडार फोर्ट को दूर से ही देखा और फिर वापस लौटने का फैसला किया। वापस लौटते समय हमने एक अलग रास्ता चुन लिया। ये रास्ता पहले वाले रास्ते से काफी अलग था। यहाँ चढ़ाई भी थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन अब हमें एक और ऊंचे पॉइंट तक पहुंचना था। धीरे धीरे हम ऊपर की तरफ बढ़ते रहे। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ रही थी, वैसे वैसे चारों तरफ के नज़ारे भी और खुलते जा रहे थे। आखिरकार जब हम ऊपर पहुंचे तो वहां से चारों तरफ का पैनोरामिक व्यू दिखाई दे रहा था। कुछ देर हम वहीं रुककर इस खूबसूरत नज़ारे का आनंद लेते रहे। वापस लौटते समय रास्ते में हमें एक पुरानी धर्मशाला भी दिखाई दी। पता नहीं ये कितने साल पुरानी होगी, लेकिन आज भी इसकी बनावट उस दौर की याद दिलाती है।
धर्मशाला के ठीक पीछे एक पुराना कुआं भी था। शायद कभी यही कुआं यहाँ आने वाले यात्रियों के लिए पानी का मुख्य स्रोत रहा होगा। आज भले ही इसका इस्तेमाल कम होता हो, लेकिन ये अब भी इस जगह के इतिहास की एक छोटी सी याद संभाले हुए है। कुछ देर इन पुरानी निशानियों को देखकर अब हम वापस नीचे की तरफ लौटने लगे। ब्रह्मगिरी की यादें साथ लेकर अब हम निकल पड़े थे अपने अगले पड़ाव मांगी तुंगी की ओर।